हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड पे। तो इसमें पॉलीसैकेराइड पे हम पहुंच चुके थे, कुछ उदाहरण आपको बताए थे जिसमें था स्टार्च और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में बताया था, स्टार्च के बारे में। स्टार्च का स्ट्रक्चर आपने देखा था। स्टार्च के स्ट्रक्चर में आपने दो चीजें इंपॉर्टेंट देखी थी, एक तो एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपैक्टिन। इनका स्ट्रक्चर क्या था ये आपको बताया था। एमाइलोज जो होता है वो लीनियर होता है, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। एमाइलोपैक्टिन में ब्रांचिंग होती है। स्टार्च में अगर देखा जाए तो 20 to 25% पाया जाता है अमाइलोज और 75 to 80% अमाइलोपैक्टिन पाया जाता है। तो ये चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। स्टार्च जो था वो बताया था प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट पॉलीसैकेराइड है। जबकि आपने जो ग्लाइकोजन पढ़ा था वो एनिमल स्टार्च है, एनिमल के लिवर में स्टोर्ड रहता है। अब उसके बाद आगे शुरू करेंगे आज इनुलिन। इनुलिन जो है ये सिंपल सा, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैमिली कंपोजिटी सच एज डहेलिया, हेलियंथस। आप देख रहे हैं हेलियंथस और डहेलिया जो है कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है। कंपोजिटी का नया नाम है एस्टरेसी, जिसमें गेंदा, सूरजमुखी वगैरह पाए जाते हैं। इनमें जो डहेलिया का और हेलियंथस वगैरह है, इनमें जड़ों में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है स्टोर्ड फॉर्म में। तो उस स्टोर्ड फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो वो कहलाता है इनुलिन और वो है पॉलीसैकेराइड। गार्लिक और ऑनियन में भी आप देख रहे हैं इट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक में भी ये पाया जाता है। अब आप इसको देखेंगे, इसका ये स्ट्रक्चर है, आप लीनियर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इनुलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आप देख रहे हैं, कंसिस्ट 30 to 35 फ्रुक्टोज पर मॉलिक्यूल। एक इनुलिन के मॉलिक्यूल में 30 से 35 नंबर ऑफ फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। इट फॉर्म्ड इन प्लांट बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर को जब एलिमिनेट करते हैं, वो टूट के अलग हो जाता है, तब ये बनता है इनुलिन। और इसकी देखिए आप जो ग्लाइकोसिडिक OH ग्रुप है वो कार्बन एटम में 1 इज एक पोजीशन पे होता है, बीटा और डी फ्रुक्टोज के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये आप देख रहे हैं पूरा लीनियर फॉर्म है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर इनुलिन की, तो इनुलिन यील्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बिसाइड फ्रुक्टोज। मतलब ये फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से बना होता है, पर और ज्यादा जब हाइड्रोलिसिस की हो जाती है तो फ्रुक्टोज भी टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रुक्टोज तो मेनली मिलता ही है, साथ में ग्लूकोज के भी थोड़े से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जब इनुलिन की हाइड्रोलिसिस होती है। It is now true that there are 2 glucose unit in the inulin molecule. 2 ग्लूकोज यूनिट मॉलिक्यूल्स में इसमें पाए जाते हैं। एक इनुलिन के मॉलिक्यूल में 2 ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन है। प्रॉपर्टीज है, ये व्हाइट पाउडर होता है। ज्यादातर आप देखते हैं जितने भी स्टार्च हैं व्हाइट कलर के होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। पानी में अगर आप घुलाते हैं तो ये घुलते नहीं है। स्टार्च की बात कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड की। अगर शुगर की बात करते हैं या मोनोसैकेराइड की बात करते हैं या कार्बोहाइड्रेट की इन जनरल बात करते हैं, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर्स वगैरह ये पानी में सॉल्युबल है, जबकि जो स्टार्च होता है वो सॉल्युबल नहीं है। इसका मेन कारण है कि इसमें एमाइलोपैक्टिन पाया जाता है। एमाइलोपैक्टिन जो होता है वो पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होता है। जब पानी गर्म करते हैं तब वो डिसॉल्व होता है। फिर आगे देख रहे हैं, डज नॉट गिव्स कलर विद आयोडीन, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये आयोडीन जो है, आयोडीन का हम प्रयोग करते हैं शुगर के एस्टिमेशन में करते हैं और आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। एक तरह से ये डाई है, डाई की तरह, कलर की तरह यूज करते हैं। तो अगर
आयोडीन का कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें देखिए डज नॉट गिव्स कलर। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अगर रिड्यूसिंग शुगर होती तो कलर चेंज हो जाता। फिर आते हैं सेल्यूलोज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट पॉलीसैकेराइड है। ये कहाँ पाया जाता है? आपको मालूम है, जब आपने सेल के बारे में पढ़ा था, प्लांट सेल के बारे में, और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा था, तो आपने देखा था कि सेल्यूलोज पाया जाता है। तो सेल्यूलोज की अकरेंस कहाँ है? सेल्यूलोज इज द मोस्ट एविडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्लांट किंगडम में जरूर पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ऑल बायोमोलिक्यूल इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में पाए जाने वाले जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें करीब करीब ये पाया जाता है। आगे देखिए, about 10 to the power 15 kilogram of cellulose synthesized and degraded on earth each year। हर साल इतना प्रोड्यूस होता है और डिग्रेडेड होता है, मतलब ये डाइजेस्ट होता है। अब डाइजेशन की बात करें तो सेलुलोज जो है ये ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादातर डिकम्पोजर्स जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो इसको डिकम्पोज करते हैं। आगे देख रहे हैं, इट शेयर एज मच एज 50% ऑफ ऑल कार्बन इन वेजिटेशन। वेजिटेशन जितने भी हैं हमारे पेड़ पौधे, ग्रासेस, जो भी है, उसमें 50% तक जो है इसका पार्टिसिपेशन है। आगे देख रहे हैं, इन प्लांट सेल इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल में आपसे बात की थी कि लैमिला वगैरह में, लैमिला में पाया जाता है, जो उसकी सेल वॉल होती है उनमें पाया जाता है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट है। जब केमिस्ट्री आप देखते हैं तो देख रहे हैं द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेलुलोज रेंज, ये देख रहे हैं इसकी रेंज कंटेन 1,250 से लेकर के 12,500 ग्लूकोज रेजिड्यूल पर मॉलिक्यूल। अगर इसको हम देखें, इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो इतने से लेकर के इतने 12,500 ग्लूकोज रेजिड्यूज पर मॉलिक्यूल। एक सेलुलोज के मॉलिक्यूल में हमें इतने ग्लूकोज यूनिट मिलेंगे। इट मे बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग आउट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लाइकोसिटिक। ये तो सारी शुगर्स के साथ होता है कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है, वाटर जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है, ग्लाइकोसिडिक यूनिट ब्रेक करती है और उसके बाद हमें उसके रेजिड्यूज बनते हैं और मिलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल सा है, लीनियर फॉर्म में है ये भी। आप एक अगर यूनिट देखें तो एक ये ग्लूकोज की यूनिट है और इससे सेलुलोज बनता है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं, ये फाइब्रस होता है, सॉलिड होता है, वाइट, टफ, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये मीठा नहीं होता है। जबकि शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, पर मीठा नहीं होता है, और कलर भी ये आयोडीन के साथ नहीं देता है। इसका मतलब है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि कलर नहीं देती है। फाइब्रस है, आप देखते हैं जो फाइबर्स पाए जाते हैं वेजिटेबल में, हम लोग ज्यादातर जो वेजिटेबल्स लेते हैं उनमें फाइबर पाए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। अब इसमें देखिए, ये केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होती है, इसी की वजह से कलर नहीं आता है। केमिकल रिएक्टिविटी क्यों नहीं होती? क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। सेलुलोज की कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं हो। जैसे डाइट की बात करते हैं तो डाइट में जब हम लेते हैं, डाइट में हमको कहा जाता है फाइबर लीजिए, फाइबर हम लेते हैं, पर फाइबर हमको न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं देती, कोई भी कैलोरीज नहीं होती है। फाइबर का काम सिर्फ ये होता है प्रॉपर डाइजेशन। डाइजेशन में हमें उससे फायदा होता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड क्लोथ, कपड़े बनाए जाते हैं, और अखबार, पेपर जो हम नॉट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके हमारी बॉडी में कोई सा भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो सेल्यूलोज को, फाइबर को डाइजेस्ट कर सके, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है। अब इसके एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए आगे आप देख रहे हैं, इट सर्व बल्क डाइट ऑफ, ये शीप्स में, कैमल्स में, गोट में इनकी बल्क डाइट होती है।
क्योंकि ये हर्बीवोरस होते हैं। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो फाइबर ज्यादा लेते हैं, ज्यादा कंटेन करते हैं। और उसके अलावा सम वुड ईटिंग इंसेक्ट्स जो लकड़ियों को काट खाते हैं, लकड़ियों को डिकम्पोज करते हैं, उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोअन्स में भी पाए जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं वुड रॉट फंजाई। वुड रॉट फंजाई जो होती है या कुछ बैक्टीरिया है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। ज्यादातर सेलुलोज जो एटमॉस्फेयर में है, अर्थ में है, वो डाइजेस्ट करता कौन है? फंजाई और बैक्टीरिया। अगर एनिमल्स खाते भी है, एनिमल में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है और वो एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर आता है सेलुलोज, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फंजाई की या बैक्टीरिया की जरूरत होती है। तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस इसकी जब करते हैं, इट इज इनर्ट मटेरियल। इनर्ट होता है मतलब ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। डिग्रेडेड अंडर मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशंस। ये डिग्रेड भी जो होता है ड्रास्टिक कंडीशंस में डिग्रेड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। व्हेन इट ट्रीटेड विद कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के सेलुलोज बना होता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देख रहे हैं तो इससे लकड़ी बनी होती है, इसी की टिम्बर सारा का सारा इसका बना होता है। कॉटन के जो फाइबर होते हैं वो भी इसके होते हैं। और भी अभी आप देखेंगे जूट, हेम्प, इन सब में फाइबर पाए जाते हैं। या किसी भी स्टेम की बात करें तो उसमें ब्लास्ट फाइबर्स होते हैं। तो वो सारे फाइबर जो बने होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं और ये इनकी इम्पोर्टेंस है। ये क्या ड्राइड वुड कंटेन करती है। अगर सूखी लकड़ी जो होती है टिम्बर के फॉर्म में हम या फर्नीचर के फॉर्म में देखते हैं तो उसमें 65% जो पार्टिसिपेशन होता है वो सेलुलोज का होता है। 30% उसमें लिग्निन होती है। लिग्निन भी प्लांट स्टार्च है, प्लांट पॉलीसैकेराइड है। और 5% पेंटोसन्स होते हैं। कॉटन भी इससे प्रिपेयर की जाती है। एक्सप्लोसिव्स में इसका यूज होता है और फोटोग्राफिक पेपर भी सेलुलोज से बनाया जाता है। तो सेलुलोज एक इम्पॉर्टेंट प्लांट पॉलीसैकेराइड था। उसके बाद जो दूसरा पॉलीसैकेराइड है प्लांट का उसे कहते हैं पैक्टिन। अब पैक्टिन के बारे में देखिए, अकरेंस कहाँ है? पैक्टिन्स आर फाउंड एज intercellular substances in the tissue of young plant and especially in ripened fruit. पैक्टिन जो पाया जाता है वो राइपेन जो पके हुए फल होते हैं उनमें या फिर यंग टिश्यूज में पाया जाता है। जैसे आप बात करते हैं पपीता, पपीता आप खाते हैं तो पपीते में बहुत ज्यादा पैक्टिन पाया जाता है। एक तरह से ये क्या होता है, जैसे पपीता आप ग्राइंड करके रखिए, काट के रखिए तो थोड़ी देर में वो जेलीफाई होने लगता है, जेल बनने लगता है, जमने लगता है जेली की तरह। तो वो किसकी वजह से, वो किसका प्रॉपर्टी है? किसकी प्रॉपर्टी है? पैक्टिन की प्रॉपर्टी है। तो राइपेंड फ्रूट्स में भी ये पाया जाता है। दे आर कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला फाउंड बिटवीन द सेल वॉल एंड एडजेसेंट। अब सेल वॉल की बात करें, आप याद करिए, जब दो सेल्स जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बनता है। मतलब दो सेल का मतलब है दो ही नहीं, जब कई सारे सेल्स जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है। तो दो सेल्स के बीच में जो एडहेसिव का काम करता है वो पैक्टिन करता है। देख लीजिए, सेल वॉल के बिटवीन एडजेसेंट सेल, इनके बीच में मिडिल लैमेला जो बना होता है वो पैक्टिन का बना होता है। केमिस्ट्री आप देखेंगे तो इट इज पॉलीसैकेराइड ऑफ अल्फा डी गैलेक्ट्रॉनिक एसिड। ये पॉलीसैकेराइड में अल्फा पोजीशन पे डेक्स्ट्रो गैलेक्ट्रॉनिक एसिड होता है, where some free carboxyl group are either partly or completely esterified with methyl alcohol and others are combined with magnesium and calcium. इस तरह से इसकी केमिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें आप देख रहे हैं पॉलीसैकेराइड में अल्फा डी गैलेक्ट्रॉनिक एसिड पाया जाता है। कुछ कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और इथर होता है पार्टली। इन सब के कॉन्फ़िगरेशन से बनता है
और मिलता किससे है? मैग्नीशियम आयन से और कैल्शियम आयन से। दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस। पैक्टिन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सॉलिडिटी। ये स्टेबल करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है, सॉलिडिफाई करता है। पैक्टिन का प्रयोग बेकरीज में, ब्रिजेस में, सॉरी बेकरीज में बिस्किट वगैरह जहां बनाते हैं वहां पे प्रयोग करते हैं। तो ये सॉलिडिफाई करता है, जमाता है। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड, इसको सॉलिड करने की प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। आगे देख रहे हैं, पैक्टिन अलोंग विद अदर शुगर शोज जेलिंग प्रॉपर्टीज। वही बात कर रहे थे कि ये जेली की तरह जमाता है। तो अब नेक्स्ट जो आपका है वो है काइटिन। काइटिन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट पॉलीसैकेराइड है, प्लांट्स में पाया जाता है। अब प्लांट्स में या हायर प्लांट्स में इतना नहीं पाया जाता है, बल्कि लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। बेसिकली आप बात करें तो फंजाई में पाया जाता है। फंजाई में काइटिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोपॉलीमर है ये ऑन द अर्थ। इट इज फाउंड इन फंजाई एंड आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा। आर्थ्रोपोडा पूरा आपके फैमिली है, आर्थ्रोपोडा फैमिली में ये पाया जाता है। हार्ड इनकी आउटर कवरिंग आप देखेंगे, विंग्स बने होते हैं, टेंटिकल्स बने होते हैं, लेग्स बने होते हैं। फंजाई में ये पाया जाता है। फंजाई की सेल में काइटिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। काइटिन क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये हार्ड होता है। तो एक्सटर्नल ज्यादातर एक्सोस्केलेटन, जो बाहर की तरफ स्केलेटन, इंसेक्ट्स के आपने देखे हैं स्केलेटन आउटर ही होता है, तो एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स के बने होते हैं काइटिन के। और ये जो होता है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है। फिर केमिस्ट्री देखेंगे तो काइटिन इज क्लोजली रिलेटेड टू सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज की तरह होता है और बस इसकी थोड़ी सी OH ग्रुप में पोजीशन बदल जाती है। वहां 1 पोजीशन थी और अल्फा थी, यहाँ 2 पोजीशन है और बीटा है। और ये क्या है? लीनियर है, लीनियर पॉलीमर है। बाकी इसमें आप देखेंगे सारे उसी तरह के लिंकेज पाई जाएंगी, उसी तरह के बॉन्ड्स पाए जाएंगे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, वो सारे में ही पाया जाता है। काइटिन इज अनडाइजेस्टेबल। ये भी हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, अनडाइजेस्टेबल होता है। फिर आगे आप देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस में इसकी, ऑन हाइड्रोलिसिस विद मिनरल्स इट यील्ड 2 फाइनल प्रोडक्ट नेमली ग्लूकोसामाइन एंड एसिटिक एसिड। ये देख लीजिए, ग्लूकोसामाइन और एसिटिक एसिड ये बनाते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट हमें इसका मिलता है। ग्लूकोसामाइन इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सम ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ग्लूकोज भी होता है, शुगर यूनिट भी होती है और प्रोटीन यूनिट भी होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? माइक्रोप्रोटीन सच एज स्लाइवा, जो हमारा स्लाइवा है उसमें भी ये पाया जाता है। काइटिनेजेस फॉर्म द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्नेल एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और बैक्टीरिया तो आपको हर जगह मिलेंगे, जो वो दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज को डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। बैक्टीरिया इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करते हैं तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में वो है डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, क्योंकि वो हर तरह की हैबिट एंड हैबिटेट में सरवाइव करते हैं और मॉलिक्यूल, किसी भी मटेरियल को, किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत छोटे छोटे आयंस में, आयनिक फॉर्म तक में तोड़ देते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं काइटिनेजेस, काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो होता है वो स्नेल में भी पाया जाता है। स्नेल आप देख रहे हैं मोलस्कल्स में, जब बात करते हैं मोलस्कल्स आपने पढ़ा है आपके कोर्स में, पाइला एंड यूनियो था जूलॉजी में, तो उनके गैस्ट्रिक जूस में ये पाया जाता है। फिर आप बात करेंगे, अभी हम लोग ने काइटिन, पैक्टिन की बात की, इनुलिन की बात की। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट दूसरा आपका पॉलीसैकेराइड जिसे कहते हैं हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज को देखिए, xylene and other related substances are known as हेमीसेल्यूलोज।
ये भी प्लांट प्रोडक्ट है. दे आर नॉट स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द सेल्यूलोज नॉट दे कंटेन द सेम बिल्डिंग ब्लॉक. सेल्यूलोज से डाउट होता है, सोचने लगते हैं कि क्या पता ये सेल्यूलोज का बना हो, पर ऐसा नहीं है. ये कहीं से भी ना स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ना मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ना केमिस्ट्री के फॉर्म में ये उससे रिलेट नहीं करता है. नॉट दे कंटेन द सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स भी डिफरेंट होते हैं. दे आर पार्टली सॉल्युबल. सेल्यूलोज देखिए बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता था और हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं है जो उसको डिसॉल्व कर सके, पर ये पार्टली सॉल्युबल है पानी के अंदर, पानी में और एल्कलाइन में. एसिडिक में नहीं है, एल्कलाइन में ये सॉल्युबल है और पानी में. पानी तो आपको मालूम है एम्फोटेरिक नेचर का होता है. पानी का पीएच बिल्कुल सेंट्रल में होता है, न्यूट्रल होता है, बल्कि स्लाइटली एसिडिक होता है. तो पानी में ये डिसॉल्व हो जाता है. इट कंटेन आइदर पेंटोजेस. पेंटोजेस शुगर जो होती है, इसमें जाइलोज और अरेबिनोज ये पाए जाते हैं. हेक्सोजेस में ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज एज वेल एज यूरोनिक एसिड. ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिससे जाइलिन बनता है. आगे देख रहे हैं आप, अनरिफाइंड सीरियल, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल व्हीट आर रिच सोर्स ऑफ हेमीसेलुलोज. अब प्लांट प्रोडक्ट है. अनरिफाइंड मीन्स जैसे आप देखते हैं धान की कवरिंग, या आप देखते हैं वो गेहूं की कवरिंग, या गेहूं की कवरिंग आपने एक और देखी है, जैसे हम लोग चोकर निकालते हैं, आटा जब होता है आटे को छान करके चोकर निकालते हैं, तो चोकर में भी ये पाया जाता है हेमीसेलुलोज. ये हेल्दी होता है, आपको मालूम है. लोग कहते हैं चोकर वाला आटा खाइए. और होल व्हीट जो समूचा गेहूं होता है उसमें ये पाया जाता है. ये उसका रिच सोर्स होता है. दे आर फंक्शन इज स्टोरेज एंड सपोर्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट. ये स्टोरेज होता है, एक तो स्टोरेज के फॉर्म में रहता है बॉडी में, और दूसरा ये सपोर्टिंग सिस्टम मीन्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी ग्रेन को. किसी भी, आप यहाँ पे ग्रेन की बात कर रहे हैं तो प्लांट प्रोडक्ट है तो ग्रेन को. और ये वुड में भी पाया जाता है, लकड़ी में भी पाया जाता है. ये तो काइटिन का स्ट्रक्चर है. अब जाइलिन की बात करें, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्बोहाइड्रेट आफ्टर सेल्यूलोज प्लांट बार कंटेन. अब ये जो है जाइलिन, अभी तक सेल्यूलोज की बात कर रहे थे, सेल्यूलोज फाइबर प्लांट में पाए जाते हैं. जाइलिन जो है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है नेचर में, सेल्यूलोज के बाद सेकंड नंबर पे. अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट की बार, जो तना होता है, तने की जो छाल होती है उसमें 30% जाइलिन होता है. शुगर केन को अगर देखते हैं, जब आप देखते हैं ग्राइंड करते हैं शुगर केन, आप जूस पीते हैं, तो जो शुगर केन में निकलता है उसका फाइबर, उसमें 30% होता है. और कोनीफर्स की बात करें तो पाइनस वाले जो प्लांट होते हैं, पाइनस प्लांट्स को कहा जाता है, उनमें 7 to 12% जाइलिन पाया जाता है. केमिस्ट्री की बात करें तो इट इज लीनियर होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर की बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब है इसमें एक तो लीनियर है, सीधा है, बिल्कुल ब्रांच नहीं है. ब्रांच कहाँ होती है? जहाँ एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, तो इसमें एमाइलोज पाया जाएगा. इसमें देख रहे हैं आप. उसके बाद होमोपॉलीमर का मतलब है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो हमें एक से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक ही तरीके के, डिफरेंट टाइप के नहीं मिलेंगे. जैसे कहीं कहीं आप देखते थे जहाँ हेट्रोपॉलीमर की बात करते हैं, वहाँ आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फ्रुक्टोज में मिलता है, ग्लूकोज में मिलता है, पर यहाँ पे एक ही तरह की यूनिट मिलती है. तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसका ये कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा ये आपको हम देंगे. फिर प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं, इट डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैनी सेलुलोज डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज स्पोरोसाइटोफेगो. ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिक्सोकोकोडोइड्स, ऑल्सो प्रोड्यूसेस जाइलिनेज एंड ability to use xylene very common in fungi. ये जो एक आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पोरोसाइटोफेगो मैक्सोकोकोइड,
ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो इसको डाइजेस्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिनेज। जाइलिनेज क्योंकि जाइलिन आपको मालूम है कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनके अपने नाम नहीं होते हैं, वो जिस चीज को डाइजेस्ट करते हैं उनके नाम पे उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला काइटिनेज, अब यहाँ जाइलिन को डाइजेस्ट करने वाला जाइलिनेज। तो इस तरह से, और ये कुछ फंजाई और बैक्टीरिया में भी इस तरह के ये पाए जाते हैं एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट करते हैं। अब आज आगे बात कर रहे हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की। होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें आफ्टर हाइड्रोलिसिस एक से मिलते हैं मॉलिक्यूल, उन्हें कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो में क्या होता है देख रहे हैं आप, yield by hydrolysis of mixture of monosaccharide. They are found in plant and animals. सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आप किसी भी पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करोगे और आपको अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल मिला आपको फ्रुक्टोज का, एक मिला आपको गैलेक्टोज का। तो जब अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे, अलग अलग तरीके के डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, तो वो कहलाता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इस तरह से आपने कुछ पढ़े प्लांट प्रोडक्ट जो प्लांट पॉलीसैकेराइड है। अब आते हैं अगर अगर, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो अगर अगर का रेफरेंस आया था। एक रेड एल्गी की बात की थी। एल्गीज में रेड एल्गी होती है, रेड कलर के, जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, रेड कलर का दिखाई देता है उसका रंग। ज्यादातर एल्गी की बात करते हैं या प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो सब ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। और जब एल्गी की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा है एक क्लासिफिकेशन है जो फिश ने दिया था। उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने किया था कि अलग अलग तरीके के पिगमेंट के आधार पे उन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया था। तो अगर है ये कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गी से निकाला जाता है, और ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। अगर इज जिलेटिनस सब्सटेंस derived by boiling from red algae। रेड एल्गी को जब बॉयल करते हैं तो हमको अगर प्राप्त होता है। इट इज पॉलीसैकेराइड gives structural support for the algae cell wall। एल्गी के सेल वॉल को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो श्रिंक कर जाती है सेल और खराब हो जाती है, श्रिंक कर जाती है और खराब हो जाती है। तो उसके लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए हमें जरूरी होता है कि अगर का उसमें कवरिंग होती है पॉलीसैकेराइड की। अब इसमें क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। इसमें एक लीनियर पॉलीसैकेराइड पाया जाता है जिसे एगरोज कहते हैं, एंड जो दूसरा होता है वह हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल जिन्हें कहते हैं एग्रोपैक्टिन। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सिमिलर टू स्टार्च। स्टार्च में भी आपने देखा था एग्रोज था, वहां पे एग्रोज नहीं था, वहां एमाइलोज था, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्रोज एंड एग्रोपैक्टिन। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स इनके सिमिलर होते हैं। एग्रोज जो है ये सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये 20 to 25% पाया जाता है। ये जो होता है ये होमोजीनियस होता है, जबकि जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं एग्रोपैक्टिन ये ब्रांच्ड होता है, ये 75 to 80% पाया जाता है, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, ये हेटेरोजेनियस होता है। ये चीजें पाई जाती हैं अगर फिर इट इज यूज्ड इन, ये देखिए एक तरह से कहाँ डिजर्ट वगैरह, जैसे अभी पैक्टिन की बात कर रहे थे, पैक्टिन भी डिजर्ट बनाने में यूज होता है, बेकरीज में यूज होता है। वैसे अगर भी सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिडिफाई करता है ये, और वेजिटेरियन है क्योंकि एल्गी से बना हुआ है, तो इसको भी डिजर्ट में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इसका है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क। इसको अगर लैब में हम किसी भी तरह की फंजाई, किसी भी तरह के बैक्टीरिया या कोई भी कल्चर करते हैं, कल्चर भी करते हैं, तो उस कल्चर के लिए हमें
अगर अगर की जरूरत पड़ती है। अगर अगर मिक्सचर में हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को बैटर डिशेस में जमा देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर जरूरत होती है तो उनके ऊपर हम इंक्यूबेट करते हैं फंजाई को, एल्गी को या बैक्टीरिया को, और उसको फिर उसका कल्चर। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग बायोलॉजिकल माइक्रोवर्क में लैब में भी होता है। इट इज वेजिटेरियन जेलेटिन। इसका नाम जो सेकंड नेम है, कॉमन नेम है उसे, ये तो अगर अगर तो साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम है इसका वेजिटेरियन जेलेटिन। फिर केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं, इट इज लीनियर पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट ऑफ एगेरोज एंड ये एगेरोबायोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ डी डेक्स्ट्रोगैलेक्टोज यूनिट 3 to 6 के एनहाइड्रोलीनियर गैलेक्टोरोलोज। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 85, सॉलिडिफाइंग है 32। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर में जो गर्मी होती है 32 से 40 डिग्री में भी ये जम जाता है और सॉलिडिफाई होता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट है, ये उबलता कब है 85 डिग्री। तो जब पानी में डाल के इसको बॉईल करते हैं तो ये उबल जाता है। तो इस तरह से आप अपने माइक्रोफोन खोल लीजिए, 5 मिनट का वक्त बचा है। माइक्रोफोन खोल सकते हैं आप लोग। आज आपने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, खास तौर से वो पॉलीसैकेराइड जो प्लांट में पाए जाते हैं। ये आज यहाँ पे ये फिनिश हो रहा है आपका, ये मटेरियल हम आपको भेजेंगे सारा आपको अभी आज ही, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है जिसमें आपको पढ़ना था कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीसैकेराइड। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, ये पूरा हम आपको आज भेज देंगे पीडीएफ टाइप, तो आप अपने आप पढ़ सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप देखिए, समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। और कल का हमारा बेटा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है आपका प्रैक्टिकल, हम आपको पहले बताएंगे। यस मैम, वही हम भी पूछने वाले थे आपसे। तो कल हम आपको सारा, आज हम इसको असल में ये बीच में हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, ये पूरी यूनिट आपकी यूनिट में 2 पार्ट थे, एक था पॉलीसैकेराइड, लिपिड। तो लिपिड्स के बारे में अब बाद में बताएंगे। कल जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ प्रैक्टिकल पे बेस्ड होगा, क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है। हाँ मैम, पूछ रही थी मैं कि आपने कहा कि वो जो सेलुलोज है वो अनडाइजेस्टिव है हम लोग के बॉडी में, इस मतलब एनिमल्स के, और उसके अलावा मतलब हम लोग जब स्पेनिश वगैरह या फिर कोई भी क्या कहते हैं साग वगैरह खाते हैं मैम, उसमें सेलुलोज कंटेंट तो होगा ही और वो भी थोड़ा सा फाइब्रस तो होगा ही। तो मैम वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में या फिर वो एज इट इज निकल जाता है, कोई भी उसका आयनिक फॉर्म में डिकम्पोजिशन नहीं होता? क्योंकि आपने बोला कि सिर्फ कैटल्स के केस में और बैक्टीरियाज के केस में वो डाइजेस्टिव होता है, और वो ट्राइकोनिम्फा वगैरह होते हैं सेलुलोज डाइजेस्टिव करके बैक्टीरिया कैटल्स के केस में। लेकिन अगर हम लोग खा रहे हैं तो फिर वो किस फॉर्म में डाइजेस्टिव होगा उसका डाइजेशन? हमारी बॉडी में कोई भी, हम जो मैमल्स है या मैमल्स ज्यादातर हर्बीवोरस होते हैं ना, ग्रास लेते हैं, तो वो लोग तो मैक्सिमम सेलुलोज खाते हैं। हम लोग खाते हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल के फॉर्म में, या कोई जैसे कोई ऐसा फाइबरस प्रोडक्ट खाते हैं उनके फॉर्म में, पर हमारी बॉडी में बिल्कुल भी किसी तरह का एंजाइम नहीं होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे, तो वो अनडाइजेस्टेड एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो हजम नहीं होता है। अच्छा, अनडाइजेस्टेड एक्सक्रीट। ठीक 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 मैम, यही पूछ रहा था क्योंकि उनके कैटल्स के केस में ट्राइकोनिम्फा वगैरह होते हैं तो उनके थ्रू वो डाइजेशन कर लेता है, लेकिन हम लोग भी तो एक तरीके से खा रहे हैं क्योंकि वो प्लांट में ही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जैसे हर्बीवोरस होते हैं ना, कुछ हर्बीवोरस, तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं स्लाइटली, मतलब पॉइंट्स में उनको लगता है, पर इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, हमको बिल्कुल भी इससे कैलोरीज नहीं मिलती हैं, खाली ये डाइजेशन के लिए पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग खाते हैं। पर इनके साथ अटैच जो चीजें होती हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आपने अभी स्पिनच की तो उसमें फाइबर भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं, तो आयरन होता है बेसिकली, तो आयरन जो होता है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
और जो उसके फाइबर होते हैं वो एज इट इज निकल जाते हैं। वो जब भी आप डाइट की बात करते हो कहीं जा करके, तो डाइट में फाइबर इंपॉर्टेंट होता है, फाइबर जरूर लिया जाता है। और फाइबर की 0% न्यूट्रिटिव वैल्यू, कैलोरीज 0 देती है और पूरी की पूरी ऐसे के ऐसे फाइबर निकल जाता है और डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज्यादातर इसके जो डाइजेशन होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, कुछ फंजाई होती है इस तरह से, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या वर्म्स